स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको लिखा गया है संगठनात्मक व्यवहार और मानव संसाधन प्रबंधन, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम में जब आप मैनेजमेंट का सिलेबस देखते हैं तो मैनेजमेंट की सिलेबस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से एक पार्ट आपको सेकंड नंबर दिया गया है, और उस पार्ट में आप देख पाएंगे तो उस पार्ट में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसमें आपको दिया गया है मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनेमिक नाम से। क्लियर है? तो अब उसी की हम यहां चर्चा करने जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की परिभाषा क्या है। ठीक है, एक डाल्टन ई मैकफलेंड नाम के विद्वान थे और उन्होंने अभिप्रेरणा को बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति है भाई, यानी कि आप कहेंगे किससे प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की। ठीक है, मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी अगर हम किसी स्टाफ मेंबर को अभिप्रेरित कर दें, यानी कुछ मोटिवेशन उनके लिए दे दिया जाए, तो फिर हमें क्या मिलेगा? हम क्यों ये काम करना चाह रहे हैं? उससे हमारे संगठन के लक्ष्य बहुत जल्दी पूरे होते हैं, और जिस उद्देश्यों से, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की वजह से उस संगठन को बनाया गया है, उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होने लगती है। क्लियर है? अब चलिए यहाँ डाल्टन ई मैकफार्लैंड नाम के एक विद्वान थे और इन्होंने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एक व्यक्ति के भीतर की ताकतें, एक व्यक्ति के भीतर की ताकतें जो उन्हें कार्य करने या फिर ना करने के लिए प्रेरित करती है, वही अभिप्रेरणा होती है। कुछ ऐसी ताकत है उस व्यक्ति के अंदर जो उस काम को करने के लिए प्रेरित करे या फिर उस काम को ना करने के लिए प्रेरित करे, बस वही अभिप्रेरणा इन्होंने बोला। और कौन थे बोलने वाले? डाल्टन ई मैकफार्लैंड। Forces within an individual that impel them to act or not act, यानी उस कार्य को करना है या नहीं करना, ये उस व्यक्ति की ताकत पर डिपेंड करेगा कि उसे किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? यहां देखिए, मुख्य पहलू में जब हम चर्चा करते हैं तो एक असंतुष्ट आवश्यकताओं द्वारा संचालित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कौन सी आवश्यकताओं द्वारा? असंतुष्ट आवश्यकताओं द्वारा। इससे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में जाना है, यानी ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। समझ रहे हैं ये बात कि ये असंतुष्ट आवश्यकताओं के द्वारा संचालित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इट इज एन साइकोलॉजिकल प्रोसेस ड्राइवन बाय अनसेटिस्फाइड नीड्स। असंतुष्ट आवश्यकता है, तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ी, और लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत इच्छाओं को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ जोड़ना। इस वजह से हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर किसी संगठन में हम अभिप्रेरित कर रहे हैं लोगों को, वो सिर्फ इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि हमें उस संगठन के उद्देश्यों की तरफ उन व्यक्ति की इच्छाओं को जोड़कर काम करवा दें, ना उस व्यक्ति पर ये इम्पैक्ट पड़े कि हम इसे ना करें तो क्या होगा, और ना हमारे उन लक्ष्यों को हमें डिमोटिवेशन का काम मिले कि हमें अगर उद्देश्य हमारे कुछ अलग थे और हम उन उद्देश्यों की तरफ नहीं झुक पाए तो फिर वहां से दिक्कत क्रिएट होने लगती है। जैसे मैंने आपको डिसिप्लिन का बताया, जैसे मैंने आपको शिकायतों का बताया, वहीं से वो चीजें क्रिएट होने लगती हैं। और अगर हम उन्हें मोटिवेट करते हुए काम करवाएं तो बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो अभिप्रेरणा है, यानी ये जो मोटिवेशन है, वो दो तरीके से आपको मिल सकता है। एक तो आपने मौद्रिक कारक देखे होंगे, यानी मॉनेटरी फैक्टर, और मॉनेटरी फैक्टर हमेशा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ये कौन से होते हैं? ये बाहरी कारक होते हैं। बाहरी कारक मतलब जो हमारी शारीरिक क्षमताओं की पूर्ति करते हैं, जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे,
और कौन सी आवश्यकताएं होंगी उसमें हम जानेंगे। सैलरी है, वेजेस है, बोनसेस है एंड प्रॉफिट शेयरिंग है, यानी वेतन, मजदूरी, बोनस या फिर लाभ साझाकरण, ये सभी एक्सटेंसिव फैक्टर्स में आएंगे। और ये जितने एक्सटेंसिव फैक्टर्स होंगे इनको हमने मौद्रिक कारक बोला, यानी कि मॉनेटरी फैक्टर्स के रूप में रखा। ये हमें किस प्रकार से अभिप्रेरित करते हैं? ये हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बात समझ में आ गई ना? यहां पर कार्य दिखाया गया है कि पैसा है ना, वो शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रय शक्ति प्रदान करता है। कार्य करने की जो शक्ति प्रदान करेगा ना, वो हमें पैसा करेगा। अगर हमारे हाथ में पैसा है तो हमें इस बात की संतुष्टि होगी कि हम ये काम भी करें तो हमें इतना पैसा और मिलेगा और हमारी ये जरूरतें पूरी हो पाएंगी। ये होती है अपनी बाहरी कारक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो हमने मौद्रिक कारकों में जाने। वहीं दूसरी चर्चा करते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की, और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स में आपने नाम जाना गैर मौद्रिक कारक। और ये गैर मौद्रिक कारक हमेशा इंट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक दैट मीन्स अपने अंदरूनी भाग के। उनमें क्या होगा? जैसे कि हमारी प्रशंसा करना, हमारे व्यवहार पर जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, वो सभी इंट्रिंसिक फैक्टर में शामिल होंगे। कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान्यता है यानी रिकॉग्निशन, प्रशंसा है यानी कि एप्रिसिएशन, या फिर अधिकार, अथॉरिटी, या प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन। अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो वो सभी इंट्रिंसिक फैक्टर्स में शामिल होंगी। और इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो कौन से होंगे? जिनका पैसों से कोई मतलब नहीं है ना? जिनका पैसों से मतलब नहीं है, यानी वो गैर मौद्रिक हैं, नॉन मॉनेटरी हैं, और वो हमारी उन जरूरतों को पूरा करेंगे। यहां दिखाया गया है कि नौकरी की सुरक्षा और कार्य जीवन संतुलन जैसी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। हमारी बिहेवियरल नीड्स जितनी होती है ना, उनको पूरा करने का काम करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये दो प्रकार की हमें मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा मिलती है, एक तो मौद्रिक कारक और एक गैर मौद्रिक कारक। इन दोनों तरीके से हम अभिप्रेरित होते हैं, एक तरफ बाहरी कारकों से, एक तरफ अंदरूनी कारकों से। और जब इस तरीके से अभिप्रेरित होते हैं तो एक तरफ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, एक तरफ हम अपने बिहेवियरल नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम जब थ्योरीज की चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले हम उससे पहले कार्य संवर्धन और कार्य आवर्तन की चर्चा कर लेते हैं। ये कार्य संवर्धन क्या है और कार्य आवर्तन क्या है? यानी जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन। जॉब एनरिचमेंट ये होता है जो संतुष्टि बढ़ाने के लिए भूमिका में जिम्मेदारी और गहराई जोड़ता है, यानी जो रोल वो अदा कर रहे हैं उसमें उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनकी गहराई को जोड़ना है। बात समझ में आ गई? ये तो है हमारा कार्य संवर्धन यानी एनरिचमेंट। एडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेप्थ टू ए रोल टू इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, सिर्फ संतुष्टि के लिए। लेकिन वही जॉब आवर्तन क्या है? अगर किसी काम को हमने कुछ लोगों में सौंप दिया, अब जो आदमी उस काम को कर रहे हैं अगर उनसे वो पूरा नहीं हुआ और या फिर पूरा होने में टाइम लग रहा है, तो फिर मैनेजर क्या करेगा? उस काम को उनसे लेगा और किसी और के पास में सौंप देगा, उनसे उठाकर किसी और को दे देगा। ये सब काम क्यों होता है? क्योंकि उनको बोरियत कम करने या फिर कौशल उन्नयन के लिए कर्मचारियों को कार्यों के बीच बदल दिया जाता है। जो काम पहले सौंपे गए थे उनकी ना होने की वजह से या बोर महसूस करने की वजह से उन काम को हमने अलग अलग और एम्प्लॉयज में बदलने की कोशिश कर दी या बदल दिया। तो ये होता है जॉब रोटेशन, जो रोटेट करने का काम कर दिया। ठीक है, यानी एक से काम लिया वो दूसरे को सौंप दिया, दूसरे से लिया वो पहले को सौंप दिया। इस प्रकार से हम जब ये काम करते हैं ये सिर्फ इस वजह से होता है कि उन्हें बोरियत कम महसूस हो। ठीक है, जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सफलिंग एम्प्लॉयज बिटवीन टास्क टू रिड्यूस बोर्डम एंड अपग्रेड स्किल्स। ठीक है, वही एक हम कहते हैं लक्ष्य निर्धारण यानी प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तैयार करना। ये हमारा लक्ष्य निर्धारण, पहले हमें ये जो गोल सेटिंग करनी है वो हमारा फिक्स होना चाहिए, तब हम आगे काम कर पाएंगे। यानी फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल्स टू इंक्रीज कमिटमेंट,
कमिटमेंट इंक्रीज करने की वजह से हमने जो गोल्स हैं वो एकदम चैलेंजेस, चुनौतीपूर्ण निर्धारित किए हैं, है ना। विशिष्ट गोल्स हमने, स्पेसिफिक गोल्स हमने ढूंढे हैं, निकाले हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है। वही एक नाम आता है वैकल्पिक कार्यक्रम, यानी कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए लचीला समय। और इस समय से हम जान पाते हैं कि हमें काम कितनी हद तक कैसे करना है। अब देखिए यहां पर एक तो आत्मसिद्धि नाम, एक सामाजिक नाम, एक शारीरिक नाम और एक आपका आत्मसम्मान। आत्मसिद्धि और आत्मसम्मान दोनों अलग चीजें हैं, एक सुरक्षा। ये 5 फैक्टर आपके सामने आए और 5 फैक्टर को आपको जानना इसलिए जरूरी है कि इनमें बोला क्या गया है, ठीक है। ये आपको एक पैराग्राफ वो दिखाया गया है और इसमें आप पिरामिड में समझ पाए हैं कि ये पिरामिड कहता क्या है, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है किस प्रकार से। फर्स्ट नंबर आपसे बोलता है कि आत्मसिद्धि टॉप लेवल पर अपनी पूरी क्षमता और आत्म पूर्ति प्राप्त करना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि हमें खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए अपने काम को लेकर, जैसे कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। अगर हम अपने काम से खुद संतुष्ट हैं तो हम आगे उस काम को किसी के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरा बोला आत्मसम्मान, ये तो भाई रुतबा, मान्यता, स्वायत्तता या आत्म आदर का कॉन्सेप्ट है ना। और ये भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं सामाजिक। सामाजिक में क्या होगा, स्नेह, अपनापन, स्वीकृति या मित्रता, कुछ ऐसी भावना हमारे अंदर क्रिएट होंगी कि ऐसी चीजें अपने फॉलो होनी चाहिए। अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, है ना। फिर हम कह रहे हैं शारीरिक क्षमताओं में भूख, प्यास, नींद और आश्रय की बुनियादी जरूरतें हमारे सामने क्रिएट होंगी। पांचवा हमने बोला सुरक्षा, शारीरिक खतरे से या भावनात्मक नुकसान से, इन सब चीजों से हम सुरक्षा की जरूरतें महसूस करेंगे। क्लियर है ये बातें। अब चलिए नेक्स्ट। हर्जवर्ग नाम के एक विद्वान थे और इन हर्जवर्ग नाम के विद्वान ने एक थ्योरी दी, जो थ्योरी मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी मोटिवेशन के लिए ही दी थी, अभिप्रेरणा के लिए ही दी थी। और उस थ्योरी का नाम था 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर यानी कि उसमें 2 कारक होंगे, बिल्कुल सही बात है। 2 फैक्टर थ्योरी किस विद्वान ने दी थी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैम मोटिवेशन के लिए तो एफ हर्जवर्ग ने दी थी। 2 फैक्टर नाम था तो इसका मतलब 2 कारक थे, और 2 कारक कौन से थे, एक मोटिवेशन था, एक हाइजीन था, है ना। यहां लिखा है एक हाइजीन नाम का फैक्टर था और एक मोटिवेशन नाम का फैक्टर था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर थ्योरी, ठीक है। मोटिवेशन हाइजीन, आप कहेंगे मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर थ्योरी, ठीक है भाई। जब ये नाम आपके सामने आ जाता है तो इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि मोटिवेशन हाइजीन सिद्धांत नाम से किसको जाना जाता है, तो एफ हर्जवर्ग के द्वारा दिया गया द्विकारक सिद्धांत ही मोटिवेशन हाइजीन नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें 2 कारक हैं, मोटिवेशन और हाइजीन। अब ये क्या कहते हैं, ये सिद्धांत ये एक्सप्लेन करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि कार्य स्थल पर संतुष्टि हो या फिर असंतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन या फिर अनसेटिस्फैक्शन, ये दोनों चीजें 2 अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करती हैं। और 2 अलग अलग फैक्टर कौन से हैं, एक हाइजीन और एक मोटिवेशन। हाइजीन नाम का फैक्टर क्या कहता है कि कंपनी की नीति, वेतन, सुरक्षा और काम की स्थिति, क्या कह रहा है कि बाहरी वातावरण से जुड़े हैं, बाहरी वातावरण से जुड़े हैं, यानी कि अगर ये चीजें मौजूद नहीं हुई, ये फैक्टर्स उसमें मौजूद नहीं हुए, तो फिर कर्मचारी असंतुष्ट होगा, डिसैटिस्फैक्शन होगा उसे। और अगर ऐसा होता है तो कौन काम करेगा, फिर नहीं होगा। इसका मतलब ये अपने कौन से फैक्टर्स होंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, यानी बाहरी कारक होंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे।
सैलरी है ये क्या जरूरत, कौन सी जरूरत पूरी करती है? शारीरिक नीड्स को, है ना, शारीरिक जरूरतों को पूरा करती है। अगर ये चीजें यहां पर मौजूद नहीं हुई या फिर कम मौजूद हुई तो फिर कर्मचारी यहां असंतुष्ट हो जाता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सभी कर्मचारी संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, हाइजीन फैक्टर है या मोटिवेटिंग फैक्टर है। मोटिवेटिंग फैक्टर वही वो काम करते हैं जो सीधे नौकरी करने वाले कर्मचारियों को संतुष्ट करते हैं, यानी प्रेरणा देने का काम करते हैं। समझ गए? जो काम के अंदरूनी हिस्से से जुड़े होते हैं और इनकी मौजूदगी कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। अगर ये हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, तो फिर कर्मचारी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होंगे तो उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। दैट मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन से शामिल हैं, ये अभी अभी हमने चर्चा की थी, उपलब्धि, मान्यता, जिम्मेदारी, विकास, ये सब मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको जब हम बता रहे हैं तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि ये गैर मौद्रिक और मौद्रिक कारक मैंने अभी बताए। यहां से दो चीजें निकलकर आ जाती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यही उन्होंने आगे चल के हर्जबर्ग ने डिसाइड कर दिया कि टू फैक्टर थ्योरी में दो कारक हमने, एक मोटिवेटिंग एक हाइजीन नाम मान लिया। हाइजीन टोटली एक्सट्रिंसिक है, मोटिवेटिंग टोटली इंट्रिंसिक फैक्टर्स में शामिल है। बात समझ में आ गई? सिर्फ इतना याद रखना है, आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे। प्रभाव क्या होगा? इनकी अनुपस्थिति असंतोष पैदा करेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये यहां पर नहीं होंगे तो फिर पूरे कर्मचारी असंतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना, उनकी एक्सटर्नल जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर वो क्यों काम करेंगे? असंतुष्ट होंगे। लेकिन इनकी उपस्थिति अगर होगी तो वो प्रेरित भी नहीं होंगे। अगर उनको सैलरी दी जा रही है तो वो इस बात से प्रेरित नहीं है कि हम बहुत अच्छा काम करें। हाँ, थोड़ा सा उनको ये फील होगा क्योंकि उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो वो जरूर काम करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर काम नहीं करेंगे। मोटिवेशन पूरा यहां मिलेगा। ये कारक सीधे नौकरी की संतुष्टि और प्रेरणा को बढ़ाते हैं, इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब हम चलते हैं डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी पर, और डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी है वो क्या कहती है आपसे। अब आप कहेंगे मैम ये जो नाम है ना वो तो आपने डिसिप्लिन में भी बताया था, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल बताया था मैंने कि डिसिप्लिन की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस डिसिप्लिन में मैंने हुट स्टॉप सिद्धांत बताया था, और हुट स्टॉप सिद्धांत पूरा डगलस मैकग्रेगर का ही दिया गया है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? सिद्धांत एक्स एंड सिद्धांत वाई का, जो कि इन्होंने पूरी तरह मोटिवेशन के लिए दिया था। बात समझ में आ गई? अभी प्रेरणा के लिए दिया गया ये सिद्धांत, जो कि एक सिद्धांत है थ्योरी एक्स, एक है वाई। और एक्स जो थ्योरी है वो पूरी तरह नकारात्मक है और वाई जो थ्योरी है वो पूरी तरह सकारात्मक है। यानी डगलस मैकग्रेगर के द्वारा क्या कहा गया था, है ना, इस मोटिवेशन के लिए दिया गया ये कॉन्सेप्ट जो था उसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, बस ये हम जानना चाहेंगे। तो अच्छी तरीके से समझते रहना। वर्ष 1960 में इनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत था। ये भी आपको याद रखना है, कब दिया गया? 1960 में दिया गया था। मोटिवेशन के लिए दिया गया कि कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। ठीक है भाई? अब देखिए आगे। ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत एक्स, ये नकारात्मक है, यानी नेगेटिव अप्रोच रखता है। नेगेटिव अप्रोच दैट मीन्स जो मैनेजर है उसकी सोच ये रहती है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ना वो वाकई में काम करना पसंद नहीं करते, उनको मौका मिलते ही वो काम से बच जाते हैं और हमेशा वो बचना चाहते हैं। ये उनका दिमागी सोच है, यानी उनके दिमाग में ये नेगेटिव अप्रोच आ रहा है सभी स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ में, है ना। तो फिर यहां क्या होगा? फिर ये मैनेजर पूरे स्टाफ को कंट्रोल में रखेगा, पूरी सख्त नजर उन पर रखेगा,
यानी सख्त नजर मतलब माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत छोटी से छोटी सोच तक वो जाएगा। इसे हम कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें जो स्टाइल अपनाई गई है मैनेजमेंट की, वो कौन सी स्टाइल है? वो तो मैम तानाशाही वाली स्टाइल अपनाई है। हमने जब स्टाइल्स पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से समझा था। ऑथोरिटेरियन, और ऑथोरिटेरियन क्या कहता है कि यहां पर आदेश सिर्फ ऊपर से दिए जाते हैं, जिम्मेदारी किसी भी स्टाफ को नहीं सौंपी जा रही है, आदेश ऊपर से मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ये नेगेटिव अप्रोच जाता है। और मैंने कहा था तानाशाही वाली स्टाइल बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में अपनाते हैं, लेकिन बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं अपनाते, और मुझे जहां तक लगता है नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉयज। तो ये नकारात्मक नजरिया बिल्कुल बदलना चाहिए। डगलस मैकग्रेगर का कहना था जो थ्योरी एक्स है उसमें पूरा मैनेजर है वो पूरी तरीके से नेगेटिव सोच रखता है, और नेगेटिव सोच के साथ में वो सभी एम्प्लॉयज को कंट्रोल में रखेगा, माइक्रो मैनेजमेंट वहां कॉन्सेप्ट अपनाने की कोशिश करेगा, और तानाशाही स्टाइल्स को फॉलो करते हुए वो आदेश देगा और उस हिसाब से वो काम करेंगे। फिर क्या होगा? फिर स्टाफ मेंबर सिर्फ उतनी ही सोच तक काम करेंगे जितना उनसे बोला गया है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। यही तो होगा, तो उद्देश्य उतना ज्यादा पूरा नहीं होगा जितना हम चाह रहे हैं। ये तो हुई है थ्योरी एक्स, बिल्कुल सही बात है ना। शैली देखिए कौन सी स्टाइल अपनाई गई है, सख्त नियंत्रण यानी तानाशाही वाली। धमकी और सजा की आवश्यकता होती है। भाई यहाँ तो डर लगता है ना कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो मुझसे ये काम करने की बोला गया और मैं एक्स्ट्रा जाके कुछ काम कर दूं, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ और सुनना पड़ जाए। इस वजह से यहाँ पर डरता है एम्प्लॉय। आगे देखते हैं सिद्धांत बाई, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, यानी कि सकारात्मक नजरिया रखते हैं। यहाँ पर मैनेजर मानता है, मैनेजर सोचता है कि ये जो थ्योरी बाई है उसमें मैनेजर पूरी तरीके से सकारात्मक नजरिया रखेगा, और कर्मचारी वो मैनेजर ये मानेंगे कि कर्मचारी काम को लेकर उत्साहित हैं, वो जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनको कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए, है ना। तो मैनेजर की सोच एकदम पॉजिटिव है, इसी वजह से वहां के सभी एम्प्लॉयज को वो ये सोच के काम दे रहे हैं कि काम करना लोगों के लिए खेल या आराम की तरह स्वाभाविक होता है, अगर उनको माहौल सही दिया जाए। अगर मैं मैनेजर हूं और मैं उनको माहौल सही देने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर वो सभी एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करेंगे और एंजॉय में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए मैनेजर उन पर भरोसा करता है और फैसले लेने के लिए उनको पूरी तरीके से फ्रीडम देता है। ठीक है, तो वहां पर फिर कर्मचारी क्या करेंगे? अपनी तरक्की के लिए खुद ही मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंट्रिंसिक रिवार्ड चाहिए, इसीलिए इंट्रिंसिक रिवार्ड चाहिए, उनको प्रशंसा चाहिए, उनको तारीफें करवानी है। अगर इंट्रिंसिक रिवार्ड की लेने की वजह से वो लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर ये मिलना भी चाहिए। इसका मतलब मोटिवेशन हो गया ना, ये इंट्रिंसिक रिवार्ड की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स मैनेजर उनको मोटिवेट कर रहा है इस काम को करने के लिए कि आपने इतने अच्छे से काम किया था, आप इस काम को सौंप दें हम आपके लिए, तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये करेंगे। और वाकई भी फिर वो पूरी जी जान लगा देते हैं उस काम को करने में। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से करना चाहिए जैसा आप खुद अपना संगठन में करना चाहेंगे। समझ गए ये बात? यहां पर हम कह रहे हैं कि ये सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी स्वयं निर्दोषित है और काम का आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो काम को एंजॉय में देख रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा मिल रहा है, इसीलिए पॉजिटिविटी उनके अंदर है, पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उनका काम होता हुआ जा रहा है। यहाँ स्टाइल कौन सी फॉलो की गई है? कौन सी स्टाइल फॉलो की गई है? यहाँ पर आप समझ पाए हैं कि जो शैली है वो शैली कौन सी यहाँ पर फॉलो की गई है? तो आप कहेंगे मैम लोकतांत्रिक जो आपने पढ़ाई थी ना, पार्टिसिपेटिव,
लोकतांत्रिक वाली भागीदारी को प्रोत्साहित करती है और स्वायत्तता प्रदान करती है, यानी कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल को अपनाया गया है ना, जहां पूरी टीम के साथ मिलकर काम किया जाता है। आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करिए, बहुत अच्छे से काम होगा। तो ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं वो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिए गए थे। यहाँ दोनों ही आपको अप्रोच बताए हैं कि अभिप्रेरणा दोनों तरीके से दी जाती है। यहाँ पर लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ अभिप्रेरित होते हैं, यहाँ पर लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अभिप्रेरित होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे नेक्स्ट पर हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। एक और विद्वान थे मैकक्लेलैंड। इन्होंने 3 आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। 3 आवश्यकताओं का सिद्धांत मतलब मैकक्लेलैंड का कहना था कि मोटिवेशन के लिए 3 जरूरतें पड़ती हैं, और वो 3 जरूरतें कौन कौन सी हैं। एक तो उपलब्धि की आवश्यकता होती है, यानी अचीवमेंट की आवश्यकता, इसीलिए मोटिवेट होकर काम किया जा रहा है। एक उनको शक्ति की आवश्यकता है, यानी उन्हें पावर चाहिए। एक उनको संबंधता की आवश्यकता है, यानी कि उन्हें एफिलिएशन चाहिए, इस वजह से उनको मोटिवेशन दिया जा रहा है। यानी 3 आवश्यकताओं की पूर्ति करने की वजह से वो सभी मेंबर मोटिवेट हो रहे हैं। ये इनका कहना था, किनका? मैकक्लेलैंड का। और मैकक्लेलैंड 3 चीजें बता रहे हैं। 3 में अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव में 3 नाम तो दे देंगे, चौथा कोई अलग दे देंगे, बोलेंगे कि कौन सा मैकक्लेलैंड के द्वारा 3 आवश्यकताओं में शामिल नहीं है। और ये सभी 3 आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो आप कहेंगे मैम मोटिवेशन की ही हैं, क्योंकि अभिप्रेरित ही हो रहे हैं, अभिप्रेरणा के लिए ही ये सब काम किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? उपलब्धि की आवश्यकता क्या है? यानी नीड्स, अचीवमेंट ऑफ नीड्स, उत्कृष्टता प्राप्त करने और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा देना। उनके अंदर ये जोश है कि हमें अचीवमेंट चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है, हमें उपलब्धि हासिल करनी है, उसकी हमें आवश्यकता है, हम उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। समझ गए ये बात? अब दूसरा है कि हमें शक्ति की आवश्यकता है, हमें शक्ति चाहिए, दूसरों को नियंत्रित करने और व्यवहार को प्रभावित करने की इच्छा है। मैं चाहती हूं कि मेरे अंदर रहकर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करें, इसलिए मुझे ये पावर मिलनी चाहिए, और इस पावर को लेने के लिए मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत करने के लिए ही मैं प्रेरित हो रही हूं। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर पावर की आवश्यकता है उन्हें, इसीलिए वो प्रेरित हो रहे हैं। यहां एक नाम दिया है संबंधता की आवश्यकता, यानी नीड्स ऑफ एफिलिएशन। ये क्या कहता है? द डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंधों की इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमसे लोग बहुत अच्छे से जुड़ें, समझ गए? बहुत अच्छे संबंध बनाएं। अगर हमें इसकी जरूरत है तो फिर हम उन संबंध बनाने के लिए अभी प्रेरित हैं, ठीक है ना? तो मैकक्लेलैंड के द्वारा दिए गए 3 आवश्यकताओं का सिद्धांत जो कि मोटिवेशन हमें देता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर हम एफर्ट्स लगाएंगे पूरी तरह, प्रयास, फिर हम प्रदर्शन करेंगे, फिर हम पुरस्कार यानी रिवार्ड्स। ये क्या कहता है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये क्या कह रहे हैं आपसे? मैकक्लेलैंड के बाद में ये जो 3 नाम आपके सामने आए हैं, ये है ब्रूम का। विक्टर ब्रूम थे ना, उन विक्टर ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। एक्सपेक्टेंसी मतलब प्रत्याशा सिद्धांत, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना? विक्टर ब्रूम नाम के एक विद्वान थे, यहां लिख देती हूं। विक्टर ब्रूम नाम के एक विद्वान थे और इन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन्होंने 1964 में पेश की थी। उस 1964 में पेश की गई थ्योरी में इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए। क्या बताए थे? 3 नाम दिए हैं यहां पर, प्रयास, प्रदर्शन और पुरस्कार। प्रयास यानी एफर्ट्स, मुझे यह विश्वास है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा, ये होता है प्रयास, इसीलिए
प्रयास सबसे पहला पॉइंट है। आप जब एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी कैसे? परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो फिर आपको पुरस्कार मिलेगा कैसे? ये सब एक्सप्लेन करने वाले थे विक्टर ब्रूम महोदय। और हम प्रयास करने के लिए प्रेरित हैं। हमें अभी प्रेरणा मिल रही है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं खुद से, मुझे आत्मविश्वास है अपने आप पर कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मेरा काम बहुत बेहतर होगा और जिस उद्देश्य से मैं कर रही हूं वो उद्देश्य पूरा होगा। क्लियर है? उसके अलावा अब देखिए, प्रत्याशा यानी कि एक्सपेक्टेंसी, विश्वास है कि प्रयास से प्रदर्शन बढ़ेगा। अगर मैं प्रयास बेहतर करूंगी तो प्रदर्शन अच्छा होगा। वही साधनता है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि विश्वास है कि प्रदर्शन से पुरस्कार मिलेगा। ये अपना क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिटी, परफॉर्मेंस में शामिल हुआ। अब कह रहे हैं संयोजकता यानी बैलेंस, वह मूल्य जो व्यक्ति पुरस्कार को देता है। अब हम नहीं समझ पा रहे ये क्या है। वह मूल्य जो व्यक्ति पुरस्कार को देता है, दैट मीन्स हम यहां क्या चाह रहे हैं? हम यहां क्या चाह रहे हैं कि संयोजकता आपसे ये कहती है कि वाकई में वो पुरस्कार उस स्टाफ मेंबर को या उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस पुरस्कार की उसको सख्त जरूरत है। मान लो किसी व्यक्ति को उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी संस्था में उसने बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास किए, प्रयास करने के बाद में उसने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी इसीलिए मैनेजर बहुत बढ़िया तरीके से खुश हुआ। अब खुश हुआ लेकिन उसने तो सिर्फ एक गिफ्ट देकर छोड़ दिया, है ना? एक गिफ्ट देकर छोड़ दिया, लेकिन एम्प्लॉय को गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, उसे छुट्टी की जरूरत थी, छुट्टी दी नहीं, तो उसके सामने उस गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं। अब यहां क्या कह रहे हैं कि बैलेंस ये कहता है कि संयोजकता ये कहती है कि वह मूल्य जो व्यक्ति पुरस्कार को देना चाहता है या उसके सामने उस पुरस्कार की जो वैल्यू है वो उसे मिलनी चाहिए। ठीक है ना? ये बात मुझे लगता है अब आपके एकदम समझ में आई होगी। क्लियर है? परफॉर्मेंस तो अगर मेरा काम अच्छा होगा तो मुझे इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा, इसीलिए हम इसे इंस्ट्रूमेंटलिटी कहते हैं। अगर कंपनी में पारदर्शिता है तो कर्मचारी को ये तो भरोसा है कि अच्छे नतीजे मिलने पर उसे प्रमोशन या फिर बोनस जरूर मिलेगा, है ना? और फिर लास्ट में जब परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा तो फिर यहां पर पुरस्कार तो मिलेगा, रिवार्ड तो उसको दिया जाएगा, प्रतिफल मिलेगा, यानी इनाम तो दी जाएगी उसको। लेकिन इनाम की वैल्यू क्या है वो डिपेंड करता है, यानी क्या मुझे वो इनाम मिला है जो मैं चाहता हूं या जो मुझे मिल रहा है। समझ गए? अगर किसी स्टाफ को छुट्टी की जरूरत है और कंपनी ने छुट्टी की वजह सिर्फ उसको एक ट्रॉफी देके छोड़ दिया तो फिर उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगा, फिर वो उतनी बेहतर तरीके से आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने बेहतर तरीके से उसने पहले करने की कोशिश की, क्योंकि उसे अभिप्रेरणा नहीं मिली, मोटिवेशन नहीं मिला। अगर आप रिवार्ड में उसे वही चीज दे देते जिसकी उसको सख्त जरूरत थी तो अगली बार वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता। समझ गए? तो इनाम वही प्रभावी होता है जिसकी कर्मचारी को सख्त जरूरत होती है। क्लियर है? तो ये जो कहने वाले थे वो विक्टर ब्रूम महोदय का कहना था। ये तो कुछ कुछ बातें हमने पढ़ी हैं। देखिए, डगलस मैकग्रेगर पढ़ लिए, एफ हर्जबर्ग पढ़ लिए, ब्रूम महोदय पढ़ लिए। इन्होंने मोटिवेशन के लिए सिद्धांत दिए। अब हम इसलिए आपको ये नाम से परिचित करा रहे हैं क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं ना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस विद्वान ने मोटिवेशन के लिए सिद्धांत नहीं दिया या थ्योरी नहीं पेश की थी, तो वहां पर आपको नाम देंगे, वो विक्टर ब्रूम या फिर एफ हर्जबर्ग या फिर डगलस मैकग्रेगर या फिर कुछ और। तो आपको उन चीजों को याद रखना है। मोटिवेशन के लिए पेश किए जाने वाले बहुत सारे थे। एक आपके सामने समता का सिद्धांत आता है, यानी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी भी किसी विद्वान ने दी है और इक्विटी थ्योरी देने वाले एक विद्वान का नाम है, वो आपको याद रखना है, एडम्स महोदय। ठीक है? एडम्स महोदय नाम के एक विद्वान थे और एडम्स महोदय, ठीक है ना, इन्होंने 1963 में 1963 में मोटिवेशन के लिए समता का सिद्धांत दिया था, यानी इक्विटी की थ्योरी दी थी। आप यहां पर एक तराजू आपको दिखाई गई है, उससे आप बता सकते हैं क्या यहां पर इक्विटी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यहां देखिए, अब
निवेश यानी इनपुट, और दूसरा दिया है परिणाम यानी आउटकम्स। ये दो फैक्ट उनके सामने आए थे। दो फैक्ट में क्या कह रहे हैं एडम्स महोदय कि समता का सिद्धांत ये मानता है कि कर्मचारी निष्पक्षता से प्रेरित होते हैं, इम्पार्शियलिटी से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, सबको समान देखा जा रहा है, सबको समान माना जा रहा है, इसीलिए वो काम करने के लिए प्रेरित हैं। अगर वहां पर इक्वालिटी फॉलो नहीं करेंगे, समझ रहे, अगर वहां पर इम्पार्शियलिटी फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो काम इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे तरीके से उनको समान देखकर करवाया जाएगा। समझ गए? क्योंकि कर्मचारी निष्पक्षता से प्रेरित होते हैं, इसलिए उनके कार्य के इनपुट और आउटपुट के बीच में उनके साथियों के सापेक्ष संतुलन होते हैं। और अगर सापेक्ष संतुलन होगा, रिलेटिव बैलेंस होगा, तभी उनका आउटकम्स अच्छा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है। यहां देखिए, प्रयास, अनुभव, शिक्षा और क्षमता, ये है इनपुट, और वो उतने अच्छे तरीके से इनपुट पेश करेगा। अगर इक्वालिटी फॉलो करेंगे तो जहां इनपुट बेहतर तरीके से दिए गए थे वहां आउटकम बेहतर मिलेंगे, यानी कि वेतन स्तर, वृद्धि या मान्यता उतनी ही मिलनी चाहिए जितना यहां पर उन्होंने फॉलो किया है। अब देखिए यहां पर ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि कर्मचारी दूसरों के साथ अपने निवेश परिणाम अनुपात की तुलना करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, 10 में से 2 एम्प्लॉय ये देखेंगे कि जितनी सैलरी मेरी है, क्या वाकई उतनी सैलरी उसकी है जितना काम वो मेरी बराबर कर रहा है ना? और अगर उसकी ज्यादा है तो वो डिमोटिवेट होगा कि मैं उससे ज्यादा काम कर रहा हूं, फिर भी मेरी सैलरी कम है, तो मैं अब नहीं करूंगा। ये वाली फीलिंग्स आएंगी ना अंदर, मैं अब थोड़ा ही काम करूंगा, मैं उसके बराबर ही काम करूंगा, जबकि उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको सबसे पहली बात तो उसमें सैलरी को लेकर बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्विटी प्रिंसिपल है, 1963 में दिया गया एडम्स महोदय के द्वारा। ठीक है, और ये मोटिवेशन के लिए दिया गया है क्योंकि ये प्रेरित कर रहा है लोगों को काम करने के लिए। इक्विटी है, यहां पर समान देखा जाएगा सभी एम्प्लॉय को, इसीलिए जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, कम करेगा उससे कम मिलेंगे। तो डेफिनेटली सभी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, काम करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी सैलरी लेंगे। ठीक है ना? ये हो जाता है अपना, क्योंकि वो अनुपात की तुलना करते हैं। कथित असमानता संतुलन बहाल करने के लिए प्रयास को समायोजित करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, असमानता है तो वो संतुलन मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं हम समूह की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स। ये क्या कहता है? परिभाषा है ग्रुप की। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप उतने हद तक, मैं जितने हद तक आपको समझाना चाह रही हूं वहां तक आप पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी कोशिश करना तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर मैंने कुछ कहा है, समूह की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स। परिभाषा क्या कहती है ग्रुप की? 2 या 2 से अधिक बातचीत करने वाले व्यक्ति जिनके उद्देश्य साझा हैं। यानी ग्रुप और टीम दोनों चीजें अलग हैं, और उनको मैं चर्चा आपसे करूंगी। ग्रुप और टीम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रुप और टीम का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले जब हम चर्चा करते हैं 2 या 2 से अधिक बातचीत करने वाले व्यक्ति जिनके उद्देश्य साझा हैं, यानी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे हम ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है? सुरक्षा क्या कहती है कि अकेले खड़े होने की असुरक्षा कम हो जाती है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ये फील नहीं कर रहे कि यार मैं अकेला खड़ा हूं, है ना? अब मैं अकेला परफॉर्म करूंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कोई गलती हो जाए, इसीलिए आप टीम के, ग्रुप के साथ में हैं, और ग्रुप के साथ में है तो फिर आपका जो शेयर्ड कॉन्सेप्ट है, जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी पूर्ति आपकी होगी। समझ गए ये बात? स्थिति क्या होगी कि विशिष्ट समूहों में सदस्यता मान्यता प्रदान करती है। विशिष्ट समूहों में यानी मेंबरशिप इन स्पेसिफिक ग्रुप्स कॉन्फर्स रिकॉग्निशन,
ठीक है ना। 4 नंबर पॉइंट शक्ति को इंडिकेट करता है। जो व्यक्तिगत रूप से हासिल नहीं किया जा सकता वो अक्सर सामूहिक रूप से संभव होता है, इसीलिए ग्रुप में काम करना बेहतर माना जाता है बजाय अकेले आदमी के। ये आपको भी पता है, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उस पर अकेला आदमी इतना जल्दी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना जल्दी वो ग्रुप में काम करके कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है और वो अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, है ना। तो इन तरीकों को आपको फॉलो करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये आपका ग्रुप के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया है और इसे मैं आपको एक एक करके इस स्टेप को समझाना चाहती हूं। एक ब्रूस महोदय थे, ब्रूस टकमैन, और ये नाम आपको ध्यान रखना है, ब्रूस टकमैन। ब्रूस टकमैन महोदय जो थे, इनके द्वारा एक मॉडल पेश किया गया था और वो मॉडल कोई भी टीम शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचती है ये पेश करता था। यही बताने की कोशिश करता था कि शून्य से शिखर तक पहुंचने का जो कॉन्सेप्ट है, यानी यहां से फॉर्मिंग से इस एडजॉर्निंग तक यानी समापन तक कैसे पहुंचा, वो एक टीम काम कर रही है, ठीक है। और वो टीम किस तरीके से करती है, अब आपको याद रखना है। टीम डेवलपमेंट के 5 स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। टीम डेवलपमेंट के 5 स्टेप्स में क्विकली पढ़ेंगे तो फॉर्मिंग जिसे निर्माण बोला है, स्टॉर्मिंग जिसे उथल पुथल बोला है, एक मानक निर्धारण जिसे नॉर्मिंग बोला है, ठीक है, एक आपने निष्पादन जिसे परफॉर्मिंग बोला है, और समापन जिसे एडजॉर्निंग बोला है। यानी जब हम इंग्लिश में नाम देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, एक जैसे यानी कि होमोनिम जैसे, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसे होता है। कैसे? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड और एडजॉर्निंग। ये क्या है? ये होमोनिम है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। समझ गए? अगर इनके अर्थ समान होते तो ये सिनोनिम हो जाते, और यही चीजें आपसे कई बार पूछी जाती हैं। देखिए, फॉर्मिंग का मतलब निर्माण करना होता है, स्टॉर्मिंग का मतलब उथल पुथल होता है, नॉर्मिंग का मतलब मानक निर्धारण करना होता है, वही परफॉर्मिंग का मतलब निष्पादन होता है, और लास्ट में आपका समापन जिसे एडजॉर्निंग बोल रहे हैं। अब एक एक करके चलेंगे। चलिए ध्यान देना, फॉर्मिंग क्या है? फॉर्मिंग यानी गठन करना, निर्माण करना, ये तो शुरुआती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हमने संगठन को अभी बनाया है, एक हमने टीम को डिसाइड किया है कि इस टीम में इतने मेंबर होंगे। बात समझने की कोशिश करना। हमने उस टीम का गठन किया है और ये शुरुआती फेज है। शुरुआती फेज में एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, कोई तो थोड़े नर्वस हैं, बहुत कुछ विनम्र हैं यानी पोलाइट हैं। अब इस वक्त काम से ज्यादा फोकस इस बात पर होगा कि हमारा रोल क्या है और हमारा बॉस कौन है। ये चीज हमारे दिमाग में आएंगी ना, कब? गठन करते वक्त। बात समझ में आ गई? यानी कि परिचय, अनिश्चितता और प्रोसीजर का परीक्षण। हम क्या कह रहे हैं? फॉर्मिंग, इंट्रोडक्शन, असर्टेनिटी एंड टेस्टिंग बाउंड्रीज। हम इन चीजों को देख रहे हैं, भाई हमारा क्या रोल रहेगा, हम क्या काम करेंगे, इस टीम में हमको नियुक्त तो कर दिया, अब हमारा रोल यहां पर कैसा रहेगा, हमारा बॉस कौन रहेगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर, स्टॉर्मिंग यानी उथल पुथल, अंतर समूह संघर्ष और नेतृत्व के लिए संघर्ष। अब क्या कह रहे हैं? जैसे ही काम शुरू होता है, यानी गठन कर दिया, अब काम शुरू होगा, जैसे ही काम शुरू होता है विचारों में टकराव होने लगते हैं, यानी उथल पुथल होने लगती है। ये सेकंड नंबर स्टेप होता है टीम का। टीम इस तरीके से काम कर रही है, और एक टीम 0 से टॉप लेवल तक कैसे पहुंचती है, यही आपको सिखाया जा रहा है 5 स्टेप्स में। और ये कहने वाले ब्रूम टकमैन थे, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है आपको। जैसे ही काम शुरू होता है तो विचारों में टकराव होने लगते हैं, लोग अपनी जगह बनाने के लिए बहस करते हैं, एक दूसरे के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, भाई ये ऐसे काम कर रहा है ना, क्योंकि उनको अपनी जगह बनानी है, अपने आप को पहले परफॉर्म करना है।
ये जो स्टॉर्मिंग वाला यानी संघर्ष वाला यानी उथल पुथल वाला जो स्टेप है, ये सबसे कठिन स्टेप होता है। लेकिन क्योंकि टीम के लिए मजबूती जरूरी है ना, आपको पता है कि टीम अगर बहुत अच्छे से काम करेगी तो ही आगे बढ़ पाएगा, समझ गए। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, मानक निर्धारण यानी नॉर्मिंग की तरफ। अभी नॉर्मिंग क्या है? आप कहेंगे मैम सबसे पहले हमने फॉर्मिंग पढ़ा, फिर स्टॉर्मिंग पढ़ा, अब नॉर्मिंग आया यानी कि मानक निर्धारण। मानक निर्धारण दैट मीन्स नियमन, रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम होंगे, है ना। इस स्टेज पर टीम आपसी मतभेद सुलझा लेती है क्योंकि अब उनके सामने रूल्स आ गए। लोग एक दूसरे की ताकतों को समझने लगते हैं क्योंकि कुछ समय बीत गया है, काम करने के नियम तय हो जाते हैं, या फिर टीम में यूनिटी आ जाती है यानी एकता वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। ये होता है नॉर्मिंग, नियमन यानी मानक निर्धारण। क्लियर हो गई बात। हम चौथा कह रहे हैं निष्पादन यानी परफॉर्मिंग वाला जो स्टेप आता है, जिसे हम प्रदर्शन वाला स्टेप बोलते हैं, कि अब हमारी बारी है परफॉर्म करने की, प्रदर्शन करने की, निष्पादन करने की। अब क्या होगा? अब पूरी टीम फुल फॉर्म में होती है, बिना किसी झगड़े के सब मिलकर गोल हासिल करने में लगे हैं। किसी भी तरीके से पूरी टीम सक्षम या फिर स्वायत्त या फिर ऑटोनोमस पूरी तरह ऐसी हो जाती है कि हमें इस ग्रुप से इस टीम से हटकर काम ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा गोल हमने तय कर लिया और वो मिलेगा तभी जब हम इस तरीके से काम करेंगे। ये होता है परफॉर्मिंग। बिना किसी झगड़े के सब मिलकर बहुत अच्छे से गोल हासिल करने में लग जाते हैं। इसे हम प्रदर्शन वाला स्टेप बोलते हैं क्योंकि एक टीम काम कर रही है। लास्ट में आता है अपना समापन यानी एडजॉर्निंग। ये एडजॉर्निंग क्या है? जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है ना, जो काम हमें दिया गया है, जो काम उस टीम को सौंपा गया है, वो काम जब हमारा पूरा हो जाता है तो फिर टीम बिखर जाती है। इसमें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है और टीम के बिछड़ने का थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि भाई बहुत सारे मतलब काफी टाइम हमने एक साथ टीम में काम किया, अब वो टीम पूरी दूर हो रही है ना। तो बिछड़ने का दुख है। एक तरफ जो उपलब्धि हमने हासिल की है उसका हमने जश्न मनाया, ये है अपनी समाप्ति। यानी जीरो से कोई बहुत अच्छे लेवल तक जाने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी एक टीम बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ऐसा कहने वाले ब्रूस टकमैन थे। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि टीम डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन का काम किसने किया था, यानी टीम डेवलप के लिए मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ब्रूस टकमैन ने दिया था। ठीक है ना। अब आप एक चीज कहेंगे कि मैम ग्रुप में और टीम में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, आप हमें ये समझाइए। यानी ग्रुप क्या है और टीम क्या है, ये चीज थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम तो ग्रुप और टीम को एक ही बात मानते हैं। ये ग्रुप है, ये टीम है। भाई ग्रुप में भी लोग इकट्ठा होके काम करते हैं, टीम में भी लोग इकट्ठा होके काम करते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है वो चीज थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे तो हम समझ पाएंगे। यही कहेंगे ना। चलिए यहाँ आपको बता ही देते हैं, लेकिन उससे पहले 2 चीजें थी, उनको मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगी। चलिए यहाँ देखते हैं, समूह और टीम। ठीक है भाई, ग्रुप और टीम में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो मकसद और निर्भरता का होता है। यानी ग्रुप का तो मकसद है किसी काम को पूरा करने का, टीम एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से हटकर काम नहीं करेगी। अब देखिए थोड़े से कॉन्सेप्ट, यहां पर तो जो गोल है वो जानकारी साझा करने का है, यानी यहां पर सिर्फ जानकारी साझा करेंगे, एक दूसरे से बने नहीं है ग्रुप में। वही टीम में तो सामूहिक प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई काम उनको सौंपा गया है तो वो पूरी टीम के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा, ना कि किसी सिंगल व्यक्ति को। बात समझ में आ गई। यानी ग्रुप के सदस्यों के व्यक्तिगत लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनके पर्सनल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, बस वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जानकारी साझा करते हैं और साथ रहने के लिए थोड़ा सा इकट्ठा होते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे, एक दूसरे से थोड़ी जानकारी साझा करके काम करेंगे तो शायद हमारा बेहतर काम होगा, इसीलिए वो पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। टीम का एक ही लक्ष्य होता है,
कॉमन गोल होता है जिसे पाने के लिए वो सभी सदस्य साथ मिलकर काम करते हैं, वो होती है टीम। बात समझ गए? तो दोनों में आप आराम से समझ पा रहे हैं। तालमेल में यहाँ तटस्थ होता है, यानी कभी कभी नकारात्मक कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन यहाँ तालमेल पूरा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, क्योंकि उन्हें पूरा एक ही गोल लेना है, उनका एक कॉमन गोल है, उसे ही वो पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? निर्भरता जो नाम दिया था मैंने, इंटरडिपेंडेंस, है ना, वो क्या है निर्भरता? हम कह रहे हैं ग्रुप है ना, ग्रुप और टीम, उन दोनों में, अब ग्रुप में सदस्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, लेकिन टीम में सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ग्रुप में तो वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, सिर्फ वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पकड़ पा रहे हैं, है ना। उनकी जवाबदेही भी व्यक्तिगत ही होती है, खुद की होती है। लेकिन टीम जो होती है उसमें एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होकर काम करते हैं। अगर एक सदस्य भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो पूरी टीम का लक्ष्य प्रभावित होगा, पूरी टीम को टॉर्चर किया जाएगा, पूरी टीम को पकड़ा जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को। बात समझ में आ गई? अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा आप आराम से इनमें समझ पाए। देखिए यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात की है, जवाबदेही की है, व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत और पारस्परिक सभी एक साथ होगा, ठीक है ना। यहाँ हम कह रहे हैं कौशल यानी यादृच्छिक और विविध होंगे, रैंडम एंड वेरिएड हो सकते हैं, यहाँ पर पूरक होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बताइए, क्लियर होगी ये बातें? ग्रुप जो जवाबदेही होता है, यहाँ हर व्यक्ति केवल एक अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी आपको पता चल गई। लेकिन टीम जब हम बात करते हैं तो यहाँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ पूरी टीम की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिसे म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आराम से आप समझ पाए हैं। और अच्छे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाती हूँ ग्रुप और टीम में, कि लिफ्ट में साथ जा रहे हैं कुछ लोग, है ना, एक ग्रुप है और वो लिफ्ट में साथ चले गए, क्योंकि वे सिर्फ एक जगह जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक मिशन नहीं है, एक टारगेट नहीं है कि उन्हें सबको ही एक साथ जाना है और ये काम करना है, ऐसा नहीं है। वही टीम का क्या होगा, अगर वो सभी लोग एक लिफ्ट बीच में ही फंस जाए, है ना, तो वो सब मिलकर उसे खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो एक टीम बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब उनका एक ही मकसद है कि अब कैसे भी करके फंसी हुई लिफ्ट को हमें निकालना है, खोलना है। तो उनका जब एक मकसद हो गया तो वो टीम बन गई, लेकिन साथ जा रहे हैं, जाते हुए वो पहुंच गए हैं, तो वो अलग अलग हो गए। ये पूरा एक ग्रुप था, क्योंकि उनका कोई एक मिशन नहीं था, एक फिक्स गोल नहीं था। वो तो सिर्फ एक ग्रुप के रूप में कहीं जा रहे थे, लेकिन अलग अलग गोल था उनका। ये है अपना ग्रुप और टीम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब चलिए आगे थोड़ा सा हम यहां चलते हैं। ये क्या कहता है, मानदंड यानी कि नॉर्म्स, सदस्यों द्वारा साझा किए गए व्यवहार के स्वीकार्य मानक, यानी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय मेंबर्स। इसमें प्रकार प्रदर्शन मानदंड हो सकते हैं, उपस्थिति मानदंड हो सकते हैं, और संसाधन आवंटन हो सकते हैं। समझ गए ये बात? यहां पर स्थिति यानी स्टेटस क्या कहता है कि समूह के सदस्यों को दिया गया सामाजिक रूप से परिभाषित पद या रैंक होगा। अनुरूपता में समूह के मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए व्यवहार को समायोजित करना है। क्लियर है ना? यानी कि एडजस्टिंग बिहेवियर टू अलाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी बातें अपनी यहां तक मैंने की हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सामंजस्य बिठाना है, कोहेंसिवनेस। वह डिग्री जिस तक सदस्य एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, ये है सामंजस्य। सामाजिक निठल्लापन, ये क्या कहता है, सोशल लोफिंग। सामूहिक रूप से काम करते समय कम प्रयास करने की प्रवृत्ति। हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कम काम करने की आदत है, तो हम कम ही कर रहे हैं। बहुत लोग अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो ये कहते हैं सामाजिक निठल्लापन, ठीक है ना। यानी समूह का आकार कैसा है और क्या करता है। छोटे समूह तेज होते हैं, बड़े समूह समस्या समाधान के लिए बेहतर होते हैं। अगर कोई छोटा ग्रुप है तो वो छोटा ग्रुप तेज होगा, लेकिन बड़ा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। ये मैंने ग्रुप और टीम का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया।
समूहों में काम करने की लागत क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन ग्रुप्स। समय लेने वाला यानी आम सहमति तक पहुंचने में व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक समय लगता है। आम सहमति तक पहुंचने में व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में, अगर आप खुद से मतलब अलग अलग व्यक्ति निर्णय लेंगे, उसकी तुलना में अधिक समय लगता है किसमें? आम सहमति पर। भाई व्यक्तिगत निर्णय है, जल्दी हो जाएगा, जब पूरे ग्रुप को सहमत करना है तो थोड़ा देर में होगा। ये बात तो आप आराम से समझते हैं। तो समय लेने वाला होता है ये समूह का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से बता पाएंगे। समूह चिंतन यानी ग्रुप थिंकिंग, अनुरूपता का दबाव रहता है, यानी महत्वपूर्ण या अलोकप्रिय विचारों को दबा सकता है, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप काम कर रहा है, ग्रुप सोच रहा है, ग्रुप थिंकिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत बढ़िया विचार हो, बहुत इंपॉर्टेंट विचार थे, लेकिन उनको किसी बड़े आदमी ने दबा दिया क्योंकि वो ग्रुप था। समझ गए? ये भी हो सकता है। ग्रुप थिंक में प्रेशर टू कंफर्म कैन सप्रेस क्रिटिकल और अनपॉपुलर व्यूज, ठीक है। यहां दिया है इस अस्पष्ट जिम्मेदारी यानी कि विशिष्ट दोष या श्रेय का आरोप लगाना मुश्किल है। विशिष्ट दोष या फिर श्रेय। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट हम देख रहे हैं ग्रुप की वर्किंग में, जब हमने ग्रुप में काम किया तो एक अस्पष्ट जिम्मेदारी सी हमें नजर आती है, अनक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरा एक ग्रुप था इसलिए हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये काम बेकार हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या है, किसने किया होगा, यानी इसका स्पेसिफिक जो ब्लेम है वो किसको दिया जाना चाहिए, या फिर क्रेडिट है तो वो किसे दिया जाना चाहिए। वो पूरी टीम पर फिर सवाल उठता है, पूरे ग्रुप पर, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो ग्रुप में काम करने के पीछे थोड़ी सी ये कॉस्ट आपको देखनी पड़ती है, लागत, तब जाके कुछ होता है। अब देखिए निर्णय लेने की तकनीकें, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आपने बोला एक तो है ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन। हम जब निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेने की टेक्निक्स में 3 नाम आपके सामने आए हैं, एक विचार मंथन, एक नाममात्र समूह तकनीक, एक इलेक्ट्रॉनिक बैठक है, ठीक है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं, इन पे सभी पे चर्चा करें कि तत्काल आलोचना के बिना विभिन्न विचार उत्पन्न करना। विचार मंथन क्या है? तत्काल आलोचना के बिना, मतलब आपको इतनी जल्दी आलोचना नहीं करनी, बल्कि उन पर थोड़ा सा सोचना है, उन पर विचार करना है ना। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, उनको थोड़ा सा जनरेट होने दीजिए बजाय आप आलोचना करने के। ये निर्णय लेने की टेक्निक्स है। नाममात्र समूह तकनीक में क्या कहते हैं कि सदस्य चर्चा करने से पहले विचार लिखते हैं, ये है नाममात्र समूह टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैठक क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग यानी कंप्यूटर के माध्यम से अज्ञात टिप्पणियां एकत्र की जाती हैं। अज्ञात टिप्पणियां यानी एनोनिमस कमिटमेंट्स आर एग्रीगेटेड विया कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के जरिए हम कमेंट्स देख रहे हैं, एनोनिमस कमेंट, अज्ञात टिप्पणी, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपने सभी ने अच्छे से समझी हैं, यहां तक मुझे लगता है कि ये सभी बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। तो ये जो मोटिवेशन और ग्रुप डायनेमिक वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी हैं, वो एक बार के लिए मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करती हूँ, ठीक है ना। मोटिवेशन के लिए दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट में आपने पता है, मैंने मोटिवेशन आपको पढ़ाया और ये मैनेजमेंट में ही है, HRM में है ना, HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनेमिक। अब यहां से आप क्या कहेंगे, हमने पूरा ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, मोटिवेशन के बारे में पढ़ लिया, मोटिवेशन के लिए दी गई बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग थ्योरी थी, वो सारी हमने क्लियर कर ली। और आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, बस इतना पढ़ लेना। फूट में क्वेश्चन आते हैं तो आपके इजीली हो जाएंगे। अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव की आप थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप करिए, उनका आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए। आप खुद से जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए बेहतर होगा।
और आप पका पकाया माल खाएंगे तो आपको फिर उतनी दिक्कत एग्जाम में आने वाली है। इसीलिए कह रही हूं, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिए, खुद से उनका आंसर लिखिए। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सिर्फ अगर आपके दिमाग को डेवलप कर दिया किसी टीचर ने, तो फिर आप बेहतर रेस्पॉन्स कर पाएंगे अपने एग्जाम में, मुझे पूरा भरोसा है। तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए और भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। ग्रुप डायनेमिक में मैंने टीम और ग्रुप दोनों की चर्चा कर ली है। टीम क्या है, ग्रुप क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसे आइडेंटिफाई कर पा लेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है अब कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहां से रहा नहीं है। बहुत सारी बातें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से चर्चाएं कर ली हैं, पढ़ा दी हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।